लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो ऑफ-बाउस सिद्धांत द्वारा होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम का संबंध किससे होता है तो अभिविन्यास से होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? उस तत्व का द्रव्यमान 4 हो जाएगा। किसमें? जिसके 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो परमाणु द्रव्यमान कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। ऐसे परमाणु प्रोटॉनों की संख्या जिसमें बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो उनको हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिसे किसी एक ही तत्व के परमाणु समस्थानिक वे होते हैं जो किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो। भार अलग हो सकता है लेकिन क्रमांक जो है समान हो, वह समस्थानिक। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया पे। अगली प्रक्रिया किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या रहे लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। समन्यूट्रॉनिक समूह क्या अंश कहलाता है? तो C614 7N नाइट्रोजन 15 और 8O16 ये हमारा क्या है? समन्यूट्रॉनिक समूह कहलाता है। और ये तो आप जानते होंगे कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है आपके गाइगर काउंटर से होता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैक्यूरेल ने किया था। अगर पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बैक्यूरेल ने किया। और आप तो ये जानते हैं कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ना ही 1 है ना ही 2 है। क्यों? क्योंकि परासरण के प्रकरण में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो तनु घोल पे बाह्य दाब लगाएंगे तो कैसे सही होगा? प्रतिलोम परासरण में तो ना एक ही सही है ना दोनों सही नहीं दिए गए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। जब कोई एक मिश्रण के पदार्थों को अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अक्सर ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछा जा सकता है। और सुमेलित के बारे में आए तो CaO का Ca उपचयांक 2 होगा, NaAiH4 में Ai उपचयांक 3 होगा, MnO2 में Mn का उपचयांक 4 होगा, H2SO4 में S का उपचयांक 6 होगा। तो उपचयांक भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं क्योंकि भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पानी में चीनी का घुलना कौन सा भौतिक परिवर्तन है? और जल का वाष्प में अगर परिवर्तित हो जाना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध का औष्कंदन करना। कथन ये कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण यह है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। कथन कारण वाले 2-3 प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखें। तो उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण यह है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए आर दोनों सही है क्योंकि आर ए सही का स्पष्टीकरण हो रहा है। ये से 2-3 प्रश्न साइंस में आएंगे। जल अपघटन में ऊर्जा को उत्पन्न कैसे होता है? तो ऊष्मा के रूप में होता है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध के पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अचानक ठंडा करते हैं जिससे उसमें क्या पड़ता है? क्रीम निकलती, फिर ऊपर मलाई जिसे बोलते हैं ना, दूध की मलाई, वो वहीं से निकलती है। फिर पाश्चुरीकरण का संबंध किससे होता है? तो दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित होता है। तो सही कथन क्या है
किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कम होगा लेकिन जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। और ये आप जानते हैं कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसे होता है, बढ़ जाता है। आप क्या जानते हैं, अशुद्धि होगी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऊंचाई की जगहों पर 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अब कथन दिया गया कि नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है, नमक और बर्फ के मिश्रण से। कारण है कि नमक जो बर्फ होगा, बर्फ के हिमांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। देखिए ए सही दिया गया कि नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त करता है, लेकिन आर गलत है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये आपका गलत दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वह गैस में द्रव से, जो कोहरे में अभिव्यक्त होगा वह गैस से लेकर द्रव के रूप में होता है, उसे हम वह कोलाइडी तंत्र बोलते हैं जो कोहरे में अभिव्यक्ति होता है। और आप ये भी जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण यह कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखिए ये आप जानते हैं कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर की ओर बढ़ेगी, ये गलत है। लेकिन किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, सही है, क्योंकि किसी एक वर्ग में दिया परमाणुीय त्रिज्याएं, लेकिन सदैव ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा सदैव शब्द निगेटिव दे हो गया, बाकी दूसरा सही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो गलत है लेकिन आर सही दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोगों के लिए, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है कि किसी एक आवर्तक के अंदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम हो जाता है। तत्वों में किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, जब परमाणु भार जो है बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन इसमें कौन सा दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से जो 3 कथन दिए गए, इसमें केवल ये सही है कि तत्वों में किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, लेकिन किसी एक आवर्तक के अंदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होते हैं, ये गलत है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, ये गलत है। तो सही केवल क्या हमें ध्यान देना कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु बढ़े, किसी एक वर्ग में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, ये इतना ध्यान देना। इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है, तो बेसिक और एसिडिक होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में भी आपका ऑक्सीजन ही पाया जाता है, और ऑक्सीजन के बाद सबसे उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन होता है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी में पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व आपका हीरा होता है, और हीरे के खनिजीय बनावट जो होते हैं क्या होता है भाई, कार्बन होता है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या हो जाएगा, कार्बन, ठीक है। चलिए खनिज, ये धातु अयस्कों से अब देख लेते हैं क्या दिया गया खनिज धातु अयस्कों के बारे में। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, हर एक क्वेश्चन को देखना समझना है, कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे साथियों सर्वोपरि। वह इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण जो धातु तत्वों के लिए होता है, तो 2 8 8 2, ये अक्सर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन होती है, तो सबसे हल्की लिथियम होती है और सबसे भारी ऑस्मियम होती है, और सर्वाधिक कठोर हीरा होता है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन में कौन कठोर है, तो इनमें से प्लेटिनम आपका कठोर हो जाएगा।
कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट, आयरन, नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है नाइक्रोम कहलाता है। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो आपका यूरेनियम कहलाता है। और आप तो जानते हैं कि तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी में सबसे भारी धातु इनमें से यूरेनियम होगी। और इस प्रकार के एक प्रश्न आना ही है तय। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के प्रमुख अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन कहलाता है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। कथन है जो समझिएगा, क्योंकि कथन कारण पूछा जाएगा। सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन धातु सोडियम वायवीय प्रभाव पर गल जाए यह गलत हो, क्योंकि वायवीय प्रभाव से नहीं गल। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में सोडियम प्रयोग किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता, अर्थात टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, वाष्प तथा आर्गन होती है। और एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना स्वतंत्र अवस्था में होता है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता में से देखा जाए तो सोने का घोला जा सकता है अम्लराज में। सोने को किस में घोलते हैं? अम्लराज में घोलते हैं उसको। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क जो सोप स्टोन होता है, यह मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। और ये तो आप जानते हैं कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। चलिए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कैल्शियम सल्फेट होता है। अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हाथ कभी हड्डियों टूट जाती तो POP से ही तो बांधते हैं, प्लास्टर उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, POP। मोनाजाइट ऐस्क को हम थोरियम का होता है। और माइका जो होता है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। और ये भली भांति आप जानते हैं कि लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास, कुम्हारी, वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत कहलाएगा। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा होता है। और आप ये तो जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा होता है। सीसा, पारा, निकेल, टिन धातुओं में से सामान्य जो ताप है द्रव, वह भी आपका पारा ही होता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। वह लेड बिल्कुल जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया ना हो तो भाप किस में? तांबे के ऊपर गुजरेगी। तांबे के ऊपर जब भाप गुजरती है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। लोहा प्राप्त करते हैं तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। और सुमेलित दिया गया है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी होगी। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली, पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु को स्वर्ण कहते हैं। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा होता है। न्यूनतम अगर पूछा जाए, बहुत कम इसमें संचालक होता है ऊष्मा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक चांदी की होगी। और सही कथन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। पूछा जाए दंत पेस्ट का अवयव कौन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भंजन, पेट्रोलियम, प्रगलन, ताम, हाइड्रोनीकरण, खाद्य वसा और वल्कनीकरण, रबड़, इन सारी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। और ये तो जानते हैं आप लोग सभी लोग कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट ऐस्क है, वह हमारा कौन सा कहलाता है? एल्युमिनियम कहलाता है।
तो सारे क्वेश्चन है जो समझने के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी को समझना है, फीडबैक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं, अब अगली सूची की तरफ बढ़ते हैं। सूची अगली ये दी गई कि हीरा जो होता है वह कार्बन का होता है, और संगमरमर, कैल्शियम, बालू सिलिकॉन का, और माणिक जो होता है वह एल्युमिनियम का होता है। और ये तो आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज में से जल में से हल्का इसमें कौन होता है, जल से हल्का सोडियम होता है। और इस्पात, पारा, सोना का उनके घनत्व को अवरोही क्रम में अगर रखना हो, अवरोही क्रम मतलब पहले सोना आएगा, फिर पारा, फिर बाद में इस्पात आएगा। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। घनत्व के आकार देखा जाए तो घनत्व के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम है। और ये आप जानते हैं कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल में तांबे की मात्रा अधिकतम कांसा में होती है। वह धातु जो पीतल, कांस, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है तो वह तांबा होगी। पीतल मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता का प्रयोग होता है। तांबे और जस्ते की मिश्र धातु पीतल होती है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदर्शी सम्मिश्रण वे पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य अंग है। अब इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए ये तो जानते हैं कि ये तो ऑलरेडी दिया गया है कि पीतल, तांबा, जस्ते का मिश्र धातु, ये सही हो जाएगा। और पारदर्शी सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। लेकिन मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ये गलत है। क्योंकि आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं होता है। क्या प्रश्न है? मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। क्या जानना है? एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। कौन सा अयस्क है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। और एल्युमिनियम का सबसे बेस्ट जो अयस्क होता है प्राथमिक बॉक्साइट कहलाता है, ना कि मैग्नेटाइट। बॉक्साइट जो एक औषधि चट्टान है जिसमें एल्युमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड खनिज होते हैं, और व्यावसायिक रूप से एल्युमिनियम इसी से निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पीतल का रंग हवा में फीका क्यों पड़ जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जिसे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, इसको हिंदी में निष्कलंक इस्पात बोलते हैं, ये अचुंबकीय हो जाता है। अगर कोई मिश्र धातु में निकेल मिला दिया जाएगा तो वह अचुंबकीय बन जाता है। और ये आप जानते हैं कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, अगर स्टील की कठोरता बढ़ाना है तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वह क्रोमियम कहलाता है। जो ये सारे क्वेश्चन अच्छे गहराई से पढ़ेंगे, वादा करता हूँ साइंस में अव्वल आएंगे। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं तो सिलिकॉन का प्रयुक्त नहीं होता है। और ये जानते हैं कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे तथा लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम होगा। और आप ये भी जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु कौन है? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की स्टेनलेस स्टील बनती है। और स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे कितना मिलाया जाता है? लोहे में क्रोमियम और निकेल का। स्टील में क्या होता है? 0.1 से 2% तक कार्बन होगा। जंग बोलते हैं। पैलियोंटोलॉजी को जीवाश्मों का अध्ययन बोला जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन से पता चलता है पूर्वज उनके क्या रहे हैं। भाई डायनासोर का किससे पता चला? जीवाश्मों से ही तो पता चला है। अगला है मनुष्य में पसलियां यानी रिब्स की संख्या कितनी होती? तो पसलियों की 12 जोड़ी होती। कितनी होती? 12 जोड़ी होती है। संख्या अगर पूछा जाए तो 24 हो जाएगी, लेकिन जोड़ी में पूछा जाए तो 12 है। मृदाधार मिट्टी का अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा यूरोलॉजी बोला जाता है। अगर मूत्र की जांच करना हो तो कहते हैं यूरोलॉजी में जाओ। विटामिन में कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 होता है, तो विटामिन भी एक टॉपिक है जो पूछा जा सकता है।
कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कई बार पूछा गया है, ये तो नॉर्मल तौर से सभी को पता ही होना चाहिए। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादप में जल का परिवहन जाइलम करता है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कोर्निया होता है, उसी भाग को नेत्र दान में उस भाग को दान किया जाता है। संक्रमण अर्थात प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इसका बहुत मजबूत है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उसको बीमारियां रोग जो होता है बहुत कम आती हैं या आती ही नहीं है, उससे दूर भाग जाती है। मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने की थकावट आती है? अगर मांसपेशियों में कोई एक अम्ल होता है, अगर वह एकत्रित हो गया तो आप में थकावट आएगी, वह है लैक्टिक अम्ल। अगर आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो गया है, एकत्रित हो गया, तभी आपको थकावट आएगी। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में टार्कटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। यह प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न आता है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न आता है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है। केचुए की कितने आँखें होती? तो नहीं होती हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? अगर विटामिन ए है, आँखों से संबंधी है, तो गाजर खाइए और आँखों की रोशनी को बढ़ाइए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं होता है? तो चावल एकमात्र एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पे प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा। अक्सर आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मानव का मस्तिष्क का अगर लगभग कितने ग्राम होता है? अगर ये भी कई बार पूछा गया, रिपीट होता है कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम वजन होता है? तब आपका जवाब होना चाहिए 1350 ग्राम, क्योंकि लगभग 1300 से लेके 1400 एवरेज माना गया है। 3 पाउंड के आसपास माना जाता है। और ये मानव शरीर के कुल वजन का 2% होता है। अगर शरीर का वजन आपका 100 किलो है तो 2 किलो आपका क्या होगा? मानव मस्तिष्क का वजन होगा। अब इससे आप लगा सकते हैं मानव मस्तिष्क का वजन कितना होगा। और अक्सर ये भी आता है एक नवजात शिशु का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? एक नवजात शिशु का 350 ग्राम से 400 ग्राम तक होता है। ठीक है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? सभी लोग बताइए। Fe, आयरन। रक्त में पाई जाने वाले धातु आयरन है। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना। अगर दूध का खट्टा हो रहा है मतलब वह किण्वन का उदाहरण सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करता है? एक ऐसा आहार का नाम बताइए जो आपके शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि कर दे, वह पनीर। अगर आप पनीर खाते हैं तो आपके शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जो प्रदान करता है वह पनीर करता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40 है और लगभग 44% के आसपास माना जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है जो भारत में पाई जाती है। अगला है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन। अगर प्रोटीन चाहिए तो दालों का सेवन कीजिए। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? ये भी अक्सर प्रश्न आता है। तो डाई एसिटिल के कारण, देसी घी में डाई एसिटिल उपलब्ध के कारण ही देसी घी में सुगंध आती है और उसको महक से पता चल पाता है कि मक्खन पक गया है, घी बन गया है। हमारी माताएं, हमारे घर में खुद जब घी पकता है ना तो स्मेल आता है, तो बहुत अच्छा खुशबू आती है और जो ताज़ा घी खाने में मज़ा आता है वो अलग ही बात अलग है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण पुरुष के जो क्रोमोसोम होते हैं वहीं से शुरू होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी का होता है? तो मनुष्य का ह्यूमन हार्ट जो होता है वह 4 कोष्ठी का होता है। 2 नीले होते हैं, 2 कौन होते हैं? सभी लोग बताइए। 2 नीले होते हैं और 2 कौन होंगे? ये आपको कमेंट करके बताना। मानव शरीर में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोमों की संख्या 46 पाई जाती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी में पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वह त्वचा है, क्योंकि त्वचा ही सबसे बड़ा अंग कहलाया है, क्योंकि पूरे बॉडी में हर तरफ ऊपर जो बाहरी परत त्वचा ही होती है।
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहलाती है, ये भी शायद हम बता चुके हैं। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संक्रमण अर्थात प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर प्रतिरोध के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान बोला जाता है। भ्रूण का विकास यानी बच्चे का जो विकास होता है माँ के गर्भ के अंदर, उसको भ्रूण विज्ञान बोलते हैं। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान बोलेंगे। ठीक है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। लेजर को उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। शक्ति का मात्रक सभी के बनना चाहिए, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वह वाट कहलाता है, W से डिनोट किया जाता है, कितने किलो वाट है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, N से डिनोट किया जाता है। कार का मात्रक जूल होता है, J से डिनोट किया जाता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, लोहे में जंग लगना। और पारसेक मात्रक है तो ये दूरी की एक पारसेक मात्रक होता है। कौन सा गैस है फूलों को रंग उड़ा देता है? एक क्लोरीन गैस है जो फूलों को रंग उड़ा देती है। अगर आप कभी ट्राई करिएगा, वैसे ट्राई मत करिएगा, ज़्यादा सही होगा। तो क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो फूलों के रंग को आपको उड़ा देती है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मात्रक से एक प्रश्न आना अनिवार्य है क्योंकि यह फिजिक्स का पार्ट है। आवेश का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति सेकंड या कलाम बोलते हैं, कूलाम होगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? ऊष्मा का मात्रक तो कैलोरी होता है, बच्चा जानता है। समुद्री जहाज की गति मापी जाती नाट, एक नाट होता है उसी के द्वारा समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है जिसे हम V से डिनोट करते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। उच्च वेग को प्रदर्शित कौन करता है? तो मैक जो होता है वह उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल से dB से डिनोट की जाती है। ध्वनि से संबंध में कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? कहते हैं एक हार्स पावर का मेरे कनेक्शन है, एक हार्स पावर का मेरा मोटर है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। मतलब पुष्पों में क्या होता है? एक विशेष चक्र होता है, तो इसमें से कौन एक विशेष चक्र नहीं होगा? पुमंग, जायांग, दलपुंज या बाह्यदल? देखिए पुष्प के मुख्य 4 चक्र होते हैं। पुष्प के प्रमुख 4 चक्र होते हैं। एक पुमंग हो गया, फिर जायांग हो गया, दलपुंज हो गया। बाह्यदल भी एक ये है विशेष चक्र, लेकिन विशेष चक्र में बाह्यदल नहीं आता। जब आपके एग्जाम पुष्प एक विशेष चक्र पूछा जाए तब आपका पुमंग, जायांग, दलपुंज आएगा, लेकिन बाह्यदल अंतिम होता है, तो इसको विशेष चक्र, विशेष की कैटेगरी पर नहीं रखते। अगर ये पूछा जाए कि पुष्प के 4 मुख्य क्रम कौन कौन से हैं, तो पहला आता है दलपुंज, फिर आता है पुमंग, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे जायांग आ जाएगा, चौथे में बाह्यदल आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। युक्तांडपी, सरसों पोस्ता, सरसों टमाटर, कमल गुलाब या गुलाब टमाटर, किसको बोलते हैं? युक्तांडपी किसको बोला जाता है? ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर अभी से आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे तो बेहतर स्कोर कर पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। देखिए ये युक्तांडपी जो होता है फल एक प्रकार का शुष्क फल होता है जो 2 बल्बों से बना होता है और बीज एक झिल्ली से जुड़ा होता है। 2 बल्बों से कौन कौन सा बनता है सभी लोग बताइए?
तो 2 बल्बों से बनता है सरसों और टमाटर। जब अंकुरित होते तो इनको देखेगा। और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? सरसों और टमाटर में होता है, क्योंकि दोनों ही क्रूसिफेरी परिवार से संबंधित और उनके फल युक्तांडपी होते। युक्तांडपी का मतलब होता है शुष्क फल हो जो 2 बल्बों से बना हो, और बीज जो होता है एक ही झिल्ली से जुड़ा हो। 2 बल्बों से बना हो लेकिन एक ही झिल्ली से बना हो, वो होता है सरसों और टमाटर। याद रखेगा, यह प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तने के प्रकार का सोलेनेसी कुल नहीं है? सोलेनेसी कुल सभी लोग बताइएगा। वायवी, ऊर्ध्व स्तंभ, भुस्तरिका, भूमिगत तना, रोमिल या अरोमिल, या बेलनाकार शाखित ठोस या खोखले की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ साथियों, सोलेनेसी कुल के पौधे में तने का प्रकार जो होता है वह वायवी, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और भुस्तरिका, यानी फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। वायवी का मतलब क्या होता है? वायवी का मतलब होता है कि तना हवा में ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊर्ध्व स्तंभ का मतलब होता है तना सीधा खड़ा होता है, और भू इस तरीका का मतलब होता है कुछ पौधे में तना जमीन के अंदर फैलते हैं। तो वायवी मतलब ऊपर का तना, ऊर्ध्व स्तंभ मतलब सीधा तना खड़ा हो तना, और भू इस तरीका जो जमीन के अंदर जो तना होता है। फिर ये जमीन के अंदर के बाद फिर ऊपर उठता है, इसे भू इस तरीका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भू इस तरीका तना जो होता है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें आपको एक आलू आ जाता है, आलू भी वही है, टमाटर भी आ जाएगा, बैंगन। ये तने आमतौर पर वायवी, ऊर्ध्व स्तंभ और भूस्तरिका होते हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे में आलू, टमाटर, बैंगने ये क्या है? वायवी, ऊर्ध्व स्तंभ और भूस्तरिका तीनों प्रकार से होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलोक्लेड रूपांतरण है जड़ का, तने का, पत्ती का, या इनमें से कोई नहीं? तो फिलोक्लेड किसका रूपांतरण कहला जाता है? ये साइंस का टॉपिक है, और साइंस में ऑलरेडी बता दिया गया है कि 11th-12th क्लास तक के जो NCERT बुक है उनके लेवल से पूछा जाएगा। तो 11th-12th के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तना। एक प्रकार का तने का रूपांतरण होता है जो चपटे पत्ती जैसे आकार में विकसित होता है। यह आमतौर पर उन पौधों में पाया जाता है शुष्क या अर्धशुष्क वातावरण में रहते हैं, जैसे नागफनी का हो गया। कांटेदार वास्तव में पत्ती नहीं है बल्कि तने के रूपांतरण होता है, इसे ही फिलोक्लेड कहते हैं, इसलिए तना इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्क्रीन पर पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि थैलेमस पर किसके संबंध में बाह्य दलपुंज और की स्थिति के आधार पर पुष्पों को वर्गीकृत किया गया है? जायांग पुंकेसर, पुमंग अंडाशय, अंडाशय पुमंग, या पुंकेसर जायांग? देखिए थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में बाह्य दलपुंज और पुमंग की स्थिति के आधार पर पुष्पों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, लेकिन जब इसमें दिया जाए कि स्थिति के आधार पर पुष्पों को वर्गीकृत किया गया है, तो पुष्पों के वर्गीकृत में फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग और अंडाशय। पुमंग और अंडाशय आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि लिलिएसी का परिदल पुंज होता है, जो लिलिएसी का परिदल पुंज होता है वह कौन सा होता है? P3+3 होता है, P3 होता है, या P3+3 होता है, या P6 होता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोग बताइएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साइंस में 30 में से 30 नंबर लाना है साथियों, तो हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लिलिएसी कुल का जो परिदल पुंज होता है ये आपका
3+3 होता है, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा, क्योंकि इस कुल के पौधे में जो परिदल पुंज होते हैं उनकी संख्या 6 होती है, परिदल पुंज की, और 3-3 के 2 चक्र व्यवस्थित होते हैं, इसे 3+3 के रूप में डिनोट किया जाता है, और पी का मतलब होता है परिदल पुंज, और 3+3 का मतलब होता है 6 दल 2 चक्रों में व्यवस्थित करना। तो प्रत्येक चक्र में कितने दल होते हैं? 3 दल होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फैबेसी के फल की विशेषता नहीं है? फैबेसी, ये भी कई बार पूछा गया है। अभूर्णपोषी बीज, एक से लेकर कई बीज, फली या अधोवर्ती अंडाशय से विकसित बीज होते हैं। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मल नहीं आने वाला है, ये याद रखेगा। ये चयन परीक्षा मेन एग्जाम है, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएगा, और एग्जाम में आप बता रहा हूँ हवा नहीं लगेगी अगर आपने अभी समय रहते तैयारी नहीं करी। समय रहते तैयारी कर लीजिएगा तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो फैबेसी कुल के फलन की विशेषता क्या नहीं होती है? देखिए, पहले ये जान लें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अर्धपूर्ण पोषी बीज होता है, एक से लेकर कई बीज होते हैं, फली होता है, लेकिन अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। यह विशेषता फैबेसी फल की नहीं होती। फैबेसी कुल के फलों को फली भी कहा जाता है। यह एक ही अंडाशय से विकसित होता है और इसमें एक से लेकर कई बीज हो सकते हैं। यह फल एक बीजपत्री होता है और केवल एक ही बीजपत्र होता है, इसलिए एक बीजपत्री बोलते हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतर है, सभी को तैयारी करना बेहतर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कुल में चतुर्थी पुंकेसर होते हैं? मालवेसी, बैसिकेसी, कंपोजिटी या लिलियेसी? किस कुल में क्या पूछा गया है? किस कुल में चतुर्थी पुंकेसर होते हैं? चतुर्थी पुंकेसर का मतलब होता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल के पौधे में पाए जाते हैं, इसलिए आपका बैसिकेसी या क्रूसीफेरी सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इस कुल में आपके कौन कौन से आ जाता है? सरसों आ जाती है, सरसों के साथ साथ मूली आ जाता है, शलजम आ जाता है, ठीक है, ये सारे शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। परिजायंगी पुष्प में अंडाशय होता है, तो परिजायंगी जो पुष्प होता है इसमें अंडाशय कहाँ होता है? अर्ध अधोवर्ती होता है, अर्ध और अधोवर्ती होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूरोन परत होती है, ये परत कहाँ पर होती है? एल्यूरोन परत होती है बीज का बाहरी आवरण, भ्रूण का बाहरी आवरण, भ्रूणपोष का बाहरी आवरण या फल का बाहरी आवरण? ये बात तो समझ में आ गई कि एल्यूरोन परत एक बाहरी आवरण है, तो ये एक भ्रूणपोष का बाहरी आवरण कहलाता है। एक प्रोटीन से भरपूर परत होती है जो बीज के अंकुरण के दौरान महत्वपूर्ण एंजाइमों को स्थापित करके भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसे अंडे में व्हाइट जो होता है ना, वही होता है। व्हाइट क्या है? वो पोषण होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है उसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको भी कमेंट करना, फीडबैक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप औषधि का स्रोत नहीं है? बेलेडोना, तंबाकू, ये सभी, अश्वगंधा? सभी लोग बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और साइंस के क्वेश्चन को जितना बेहतर तरीके से आप समझ के जाएंगे वो बेहतर होगा आप सभी के लिए। एग्जाम की दृष्टि से भी देखा जाए, सिलेक्शन की दृष्टि से देखा जाए, नॉलेज की दृष्टि से भी देखा जाए। तो निम्नलिखित में से जो पादप औषधि का स्रोत नहीं, ना तो बेलेडोना है, ना ही तंबाकू है, ना अश्वगंधा, ये कोई भी पादप औषधि का स्रोत नहीं है, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुसंघी दशा संबंधित है बाह्य दलपुंज, जायांग से, पुमंग से, दलपुंज से।
बहुसंगी जो दशा होती है किससे संबंधित होता है? तो यह पुष्प के पुमंग से संबंधित होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पुष्प के पुंकेसर आपस में जुड़कर एक से अधिक समूह बनाते हैं, लेकिन उनके परागकोश स्वतंत्र रहते हैं। जैसे सेमल का फूल, सेमल का फूल इसका बेस्ट उदाहरण है बहुसंगी दशा का। बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भित्ति बीजांड न्यास होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भित्ति जो बीजांड न्यास होता है वह किस पर होता है? एक होता है सरसों में। अब आप बोलेंगे सर सरसों ऑप्शन नहीं, तो आप सरसों बता रहे हैं। सरसों के साथ साथ अर्जीमोन में भी होता है। देखिए भित्ति बीजांड न्यास से तात्पर्य क्या होता है? इस बीजांड अंडाशय की आंतरिक दीवार या जो परिघीय भाग होता है ये विकसित होते हैं। सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसके फल में भित्ति बीजांड न्यास पाया जाता है। अर्जिमोन भी एक द्विबीजपत्री पौधा है जो इनमें भी सभी भित्ति बीजांड न्यास पाया जाता है। नींबू, टमाटर ये कैसे क्या हैं? ये जो आप दिए गए ना नींबू, टमाटर ये क्या है? ये स्तंभी बीजांड न्यास हो जाता है। तो सारे प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस कुल में असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है? क्या आपने कभी सुना है? असीमाक्षी पुष्पक्रम की मैं बात कर रहा हूँ। फोबाएसी, सोलेनेसी ये सभी या लिलियसी? देखिए असीमाक्षी पुष्पक्रम किसको बोलते हैं? कूट चक्र पुष्पक्रम जो होता है, एक प्रकार होता है पुष्पक्रम का, और यह लेविएटी या लिलियसी कुल में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। कई बार ये पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साइंस का बेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है, तो ऐसी आशा है कि ये भी शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए तैयारी हमें बेहतर तरीके से करनी। तो राइट आंसर होगा फोबाएसी। फोबाएसी या असीमाक्षी पुष्पक्रम फोबाएसी कुल में पाया जाता है। फोबाएसी कुल जो होता है एक बड़ा फूलदार पौधा कुल का होता है, इसमें मटर, सेम, मूंगफली जैसे पौधे होते हैं। इस कुल के पौधे में असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही जरूरी प्रश्न है। मूल ग्रंथिका के साथ जड़ें में पाई जाती हैं। फोबाएसी, सोलनेसी, ब्रेसिकेसी या लिलियसी? तो मूल ग्रंथिका के साथ जो जड़ें होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? वो भी आपके फोबाएसी से ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुसंगी दशा किससे संबंधित होती है? तो बहुसंगी जो दशा होती है वह पुमंग से संबंधित होती है। किससे होती है? बहुसंगी दशा पुमंग से संबंधित होती है। एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए। पुमंग या पुंकेसरो, ये याद रखिएगा। अगर अन्य ऑप्शंस आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है कि सर आपने तो ये बताया था और एग्जाम में ये आ गया, तो वो सारी चीज़ें सेम चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्किक परिपक्व बीज है? तो एंडोस्पर्मिक परिपक्व जो बीज होता है वह अरंडी होता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वैक्सीलरी पुष्पदल विन्यास में कितने नौतल होते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैक्सीलरी पुष्पदल विन्यास में कितने नौतल होते हैं? 2, 1, 0, 3। तो मैं बता देता हूँ 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं। अगर एग्जाम में आता है वे कौन कौन से होते हैं, ये भी तो आ सकता है। या 2 नाम दे दी जाए, पूछा जाए कौन होगा, नाम से अगर पूछा जाए तब आप लोग क्या करेंगे? ये जानना जरूरी ना आप सभी के लिए। हर एक छोटी छोटी बातें जानना जरूरी, क्योंकि कोई चीज़ें पूछी जा सकती।
और ये खोज करके हमें बताना कि दो कौन कौन से हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा अपना भी आप लोग दिमाग चलाइए। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोई पुष्प विकसित होता है तो उसमें प्रकृति वाले फल की जो प्रकृति होती है वे कहीं ना कहीं आपके पुमंग, परागकण, जायंग या निषेचन किसकी भूमिका होती है। सभी लोग बताइएगा। देखिए मैं कहता हूँ साइंस के जो स्टूडेंट रहे 11th 12th उन्होंने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजली लगेगा। तो वह हो जाता हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी डी ऑप्शन निषेचन। लेकिन कुछ फल बिना निषेचन या बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश फल में उसके निषेचन के बाद ही होता है, इसलिए निषेचन हम सही मानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभज्योतकी गतिविधि के क्षेत्र में कोशिकाएं होती हैं, तो छोटे आकार की होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और गाढ़े जीवद्रव्य इनके होता है। और ये तो जानते होंगे कि BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए होता है, तो तपेदिक के लिए होता है। और आपको बता दूं टीका से एक प्रश्न आएगा, जो टीका से जितने भी प्रश्न बनते हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टीकाकरण, इनसे एक प्रश्न आ सकता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, फेफड़ा को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है, एनीशिया द्वारा। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, तो फ्लू बीमारी होती है जो पानी द्वारा नहीं होती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन में हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से ही ब्लड जो है जमता नहीं है। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होगा, तो गाय के दूध को पहचान होती कैरोटीन होता है, जिससे दूध का रंग पीला होता है। और गाय का जो खोबा होगा वो भी पीला रंग हल्का होता है, उसका रीजन यही है। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक रोग होता है जो वायु के माध्यम से फैलता है। अन्य एक संबद्ध स्रोत है, वह स्टार्च का स्रोत कहलाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप जो होता है वह को-60 कहलाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा जो स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। कई बार हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। पीत ज्वर संचारित एक होता है, एडीज द्वारा किया जाता है। और मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए ही होता है। और ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है, टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता होती है। पीलिया एक प्रतीक है, यकृत की बीमारी कहलाती है जो पीलिया के नाम से जाना जाती है। और चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह जो प्रभावित होता है वह यकृत ही कहलाता है। और मिनी माता रोग का कारण पारा ही होता है। अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया होता है। और जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण विषाणु ही होता है। और अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, जिसमें निहित होता है परासरण। ईसीजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली को प्रकट होती है वह मस्तिष्क होता है। केसीन दुग्ध होता है, प्रोटीन होता है जिसे हम केसीन दुग्ध बोलते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन, ये तो सभी लोग जानते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है, लैक्टोज। और ये तो जानते हैं कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन के सहायक होता है, तो ये एक जापानी एन्सेफेलाइटिस की बात की जाती है। और घात करो और छिप जाओ नाम विख्यात एक विषाणु है, RSV विषाणु कहलाता है। घात करो और छिप जाओ, घात करके छिप जाता है, RS विषाणु, RSV। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में ही बनाना चाहिए,
क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कहते हैं आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, नहीं नमक क्यों होता है? भोजन के पचाने के लिए अपेक्षाकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है, इसलिए आहार में लवण की ज़रूरत होती है, साल्ट की ज़रूरत होती है। वसा में घुलनशील विटामिन, कैल्शियम, कैरोटीन और टोकोफेरॉल होते हैं। और ये तो जानते होंगे कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया, घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया बोलते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है गर्मी और सर्दियों में, इसलिए बढ़ जाती है डिमांड। और आप तो ये जानते होंगे कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। आप ये तो जानते होंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हुए पोषक और औषधि प्रभाव होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो कैल्शियम होता है, जो दूध का रंग धवल के कारण रंग हो जाता है। संतुलित आहार में सन्निकटन क्या होता है? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा होगा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। संतुलित आहार अगर लेना तो ये आपको लेना पड़ेगा। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, जिससे हम दिल का दौरा कहते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खानों में देखते होंगे, उन व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है। दर्दनाक अस्थि रोग, जिसे इटाई के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पहले कहाँ पता चला? जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संवर्धक है? इटाई से है। कालाजार रोग वाहक कौन है? तो एक सिक्टा मच्छी होती है जो कालाजार रोग का वाहक होती है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पाश्चर ने किया। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाएं वह है जीडोवुडीन, AZT। और ये है किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वह होता है वायरस के कारण। और आप ये तो जानते होंगे कि एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख रोग आपका एम्फीसेमा है। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी आपका आंवला होता है। अगर स्कर्वी चर्म रोग से संबंधित है तो आंवला के पदार्थ को ज़्यादा सेवन कीजिए। BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करना है तो BMD परीक्षण होगा। एड्स किससे द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है एक विषाणु द्वारा फैलता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, सिरोसिस से मरते हैं। सरल गलकंड अर्थात घेंगा किसको करने वाली बीमारी होती? थायराइड ग्रंथि को सीधे प्रहार करती है। मलेरिया का संक्रामक चरण बीजाणु या स्पोरोजोआइट बोला जाता है। और कौन सा कवकी रोग होता है? तो जो एक्जिमा होता है कवकी रोग कहलाता है। छोटी माता चिकन पॉक्स जो होता है यह DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। और काली मौत, ब्लैक डेथ, प्लेग को बोला जाता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा फैलता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? तो प्लेट्स की कमी होती है। डेंगू बुखार होगा सबसे पहले आपके प्लेट्स की कमी होती है। गाजर किस विटामिन? तो विटामिन ए होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित यकृत में होता है। और थायमिन विटामिन बी को बोलते हैं। और जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे विटामिन B12 बोलते हैं। और बच्चों में अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि अगर विटामिन डी की कमी रही हो। विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लोविन है। और एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है परिश्रम करने वाले। और समानतः 2000 से लेके 2500 तक ये समानतः औसतन है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 को बोलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह विटामिन C कहलाता है। विटामिन C सबसे उत्पन्न स्रोत आंवला होता है। और किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना, दांत हिलने लगते हैं, वह विटामिन C ही कहलाता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन D है, किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ये सूर्य की रोशनी के द्वारा ही प्राप्त होता है।
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी होता है। मछलियों के यकृत के तेल से किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन को कैल्सीफेरॉल पाया जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है वह नाइट ब्लाइंड्स होता है। विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है और एडक है ये वसा में है। ए डी ई के किस में है? वसा में घुलनशील है। छिली हुई सब्जियों को धोने के लिए कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाएगा अगर छीलने के बाद धुलते हो। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए होती है, जो गोल्डन धान आती है। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस हैं और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं। और एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से ही प्राप्त होता है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 64। 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? और यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? वह फली होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, तो वह होता है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। और ये तो जानते ही होंगे कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग होता है, बैक्टीरिया से फैलता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह आपका जीव विज्ञान कहलाता है। और इतना तो आप जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, ये फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आएगा? तो परिस्थिति के अंतर्गत आता है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला माइकोबैक्टीरियम होता है जीवाणु। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन होता है। पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी बोलते हैं। और बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी जो आशय है वह वर्णिलवक कहलाता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। तपेदिक तो बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रशीतन खाद्य परिक्षण में मदद कौन करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। और किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु अगर उसमें हो जाएंगे तो दूध खट्टा हो जाएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण आपका लैक्टोबैसिलस होता है। आईवी द्वारा होने वाला लोग एड्स होता है। एड्स वायरस जो होता है वह एक सूची आरएनए में होता है। एड्स का कारण वायरस होता है। आईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु में जो रक्त होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सार्स क्या हो है? विषाणु जनित रोग कहलाता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वह चेचक रोग होता है। और आप ये जानते हैं कि जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग होता है। इस मोजेक रोग का कारक तत्व विषाणु कहलाता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन है? तो वह पेनिसिलिन कहलाता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे संबंधित उत्पन्न होती है? कवक से होती है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों को मिलकर बनता है कवक और शैवाल कहलाता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त करता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट। आपके केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। ये संस्था का है, जायसवाल कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें व्हाट्सएप करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। आप कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 सदिश जो वेक्टर होते हैं बराबर होते हैं यदि। 2 सदिश वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनके आकार दिशा दोनों एक होते हैं तब 2 सदिश 2 वेक्टर बराबर होते हैं। अगला जो प्रश्न है मार्क कर दिया जा रहा है कि किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर
किस प्रकार का बल काम करता है? तो अभिकेंद्री बल काम करता है, अभिकेंद्री बल कार्य करता है। सभी ब्रदर सिस्टर ध्यानपूर्वक समझिएगा। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भारहीनता जो है महसूस की जाती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला हुक के नियम पर जो है कार्य करती है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का खुद का वायुमंडल है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल। अगर आपके जो भी बाइक है, फोर व्हीलर है, इनको ब्रेक लगाने पर वाहन पे रुक जाते हैं, वो घर्षण बल कहलाता है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्यों? क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल लेती, इसलिए समुद्र का पानी ज़्यादा खारा लवणता पूर्वक होता है। अगला है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान जो है गतिज ऊर्जा में जो है ऊर्जा संग्रहित रहती है। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटान जो है एक प्रकाश की मूलभूत यूनिट कहला जाती है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन साथियों सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि परमाणु बम के विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम में जब विस्फोट होता है भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनमें परिवर्तन होता है। न्यूट्रॉन का किसमें? प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह विस्फोट से निकलती है। फिजिक्स का A to Z क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब ये वीडियो आपके लिए 10 नंबर पक्के करने वाली। फिजिक्स कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं, ये वादा है आप सभी के लिए। किस का अधिकतम द्रव्यमान होता है? न्यूट्रॉन का होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्ती त्वरण का उदाहरण हो जाती है। और ये आप जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है रॉकेट कार्य करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। प्रश्न आ सकता है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण, उच्च घनत्व के कारण, समान घनत्व के कारण या किसी घनत्व के कारण नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। और ये आप तो जानते हैं, बहुत ही बार पूछा गया कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? कई बार पूछा गया है, ये ध्यानपूर्वक देखना है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री। ताजे पानी का हिमांक बूंदा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 32 फारेनहाइट। अगर फारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 32 डिग्री फारेनहाइट कहलाता है। यह तापमान जिस पर मानक वायुमंडलीय दबाव में पानी अपनी तरल अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती? तो निम्न दाब और उच्च दाब में ही क्रिया कर सकती है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको PDF भी मिलेगी। नोट्स आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में दे दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सभी को नोट्स मिलेगी। जो हमारी टॉपर नोट्स है ये PDF सारी उसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और घूर्णन गति का उदाहरण हो जाती है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जाता है। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो बल 1/4 कितना हो जाता है? 1/4 F हो जाता है। F मतलब फोर्स। अगला है अप्रभावी तरंग किससे बनती हैं? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगों से। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या 2 होती है। और ये अब तो जानते ही होंगे, समझते हैं आप लोग, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि HS, SHM
दर्शाने वाली प्रणाली में ये आवश्यक होना चाहिए कि प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही है। प्रत्यास्थता और जड़त्व क्या है? दोनों ही है। ठीक है ना, समझते जाना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, नो डाउट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, एक बराबर या उससे अधिक गियर का अनुपात रखता है। ये नॉर्मल है जो फिजिक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिरोध आर का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R/N² होगा। ये डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऐसे पूछा जाएगा आपको, डायरेक्ट आंसर करेंगे, समय की बचत होगी आप सभी के लिए। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती, इसका कारण अपरिवर्तित होता है। और ये तो जानते हैं सभी लोग, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? अब तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। कितना? ट्रिलियन किलोमीटर होती है। सभी लोग समझ गए ना? चलिए इसके बाद हम बढ़ रहे हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 mm के बराबर एक माइक्रोन की वैल्यू होती है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व माना जाता है। एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? तो एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्य किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल के संगत होती है एक वायुयान की ध्वनि। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का द्योतक होता है? यह आंधी या झंझावत की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिर जाए तो आंधी आएगी या झंझावत की संभावना। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होता है, तो शून्य के तुल्य होता है। प्लांक का नियतांक की यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड होता है प्लांक का नियतांक। यूनिट से एक नंबर आएगा, ध्यान रखना, कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना सभी लोगों को, क्योंकि यूनिट सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट से प्रश्न आना है। जितने भी आपके यूनिट हैं उनको पढ़ लीजिएगा, अभी से बता रहे हैं, फिर आप में बाद में मत बोलिएगा कि सर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, चूक कर दी, क्योंकि सिलेक्शन की बात है, एक सरकारी सीट की बात है, अपने सपने को साकार करने की बात है, माता पिता के सपने को साकार करने की बात है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवनमान होती? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती। विद्युत शक्ति इकाई वाट होती है, जो W से डिनोट की जाती है, सभी लोग जानते हैं। और ये आप जानते हैं कि एक समान सन्निहित वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से जो है आपकी सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। तो रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो रबड़ की गेंद संवेग से अधिक परिवर्तित सहती है। रबड़ की गेंद क्या होती है? जो संवेग से क्या है, अधिक परिवर्तन जो है सह लेती है। यदि कोई वस्तु एक वृत्त से एक समान चाल से घूमता है, मतलब इसका वेग एक समान ही रहता है, इसलिए वह एक समान से घूमेगा। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? अक्सर आप देखते होंगे, आपकी माताएं बहनें घर में चावल दाल बनाती है, आप खुद भी बनाते होंगे तो देखते होंगे। इसका रीजन है कि पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, पानी का दबाव भी होता है वहाँ पे। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए, तो एक मिसाइल के लॉन्च करने के लिए ऋणात्मक ऊर्जा चाहिए होती पृथ्वी के पलायन वेग। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा होगा? पानी जमेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि जमने से क्या है, उसका एरिया कम होगा, इसलिए घनत्व कम होगा। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट के आधार पर कार्य करता है। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है और उनके विस्तार का अनुपात 5:3 होता है।
न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो वो होती है एंगस्ट्रम होती है। और इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती? तो द्रव्यमान होती है। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण आपका हाइग्रोमीटर कहलाता है। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि गैस जो होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। और अगला है आपका कि जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है गतिज ऊर्जा में जड़त्व का कारण होता है। अक्सर आप देखते होंगे ना, तो वह जड़त्व के कारण ही ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कण का वेग समान ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित होता है तो कण चल रहा है। तो कण एक सामान्य त्वरण के साथ ही चल रहा है, ये फार्मूला होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम जो है किस पर आधारित होता है? तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसका कार्य जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अधिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण स्पार्क प्लग होता है। वाहन के गुजरने से अगर टीवी अधिग्रहण खराब हो रहा तो स्पार्क प्लग होगा। स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। अरैखिक। आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक होता है। तो मेघ मेहता समान वाली रेखाओं का द्योतक होता है। किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न तापमापी इंजन में रॉकेट में किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु जो घड़ियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती हैं, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी में बहुत कम होता है, इसलिए वह फैल जाती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिज्मोग्राफ कहते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोशिका की क्रिया पर कार्य करता है। और इतना तो आप जानते हैं कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापने के लिए किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण आपका एनीमोमीटर कहलाता है। यूनिट तो बननी चाहिए। घड़ी के स्प्रिंग की भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? पहला जो गति का नियम है वह संकल्पना देता है। क्या किसकी संकल्पना देता है? न्यूटन का पहला नियम गति का नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। जड़त्व का नियम यह जड़त्व के आधार पर होता है। तो जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम हो जाता है। और ये आप जानते हैं कि मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप सौर ऊर्जा होता है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाला ऊर्जा को हम ताप ऊर्जा कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा शब्द है, आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है। गैस का घनत्व अधिक होता है कम तापमान उच्च दाब के कारण। गैस का घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि तापमान कम होता है और दाब उच्च होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में गिरेगी। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल गुरुत्वीय बल होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। और दुर्बल गुरुत्वीय। सशक्त मतलब मजबूत, नाभिकीय बल होता है। दोनों को जानना है। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता? तो प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता। अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होती है? वह प्रतिक्रिया होती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर में एक साथ गिराया गया, मतलब दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व जो है सबसे कम होगा। द्रव में अगर पूछा जाए तो पेट्रोल। दौड़ के दौरान धावक गुरुत्व का केंद्र क्या होता है? उसके पैरों के आगे। पेट्रोल वाला पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं मेरे मन में आ रहा है कि ये प्रश्न आएगा, किसी न किसी दिन ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटाई बनाई जाती है। बांध की दीवार जो होती है ऊपर की अपेक्षा निचले भाग को अधिक मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब होता है। दीवार की गहराई के साथ क्या है? बढ़ता है। जितनी ज़्यादा दीवार के नीचे होगी गहराई, वह दाब और अधिक होता है, इसलिए नीचे की दीवार मोटी की जाती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती ध्रुवों पर होती है। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं, वह जड़त्व आघूर्ण जो बढ़ाती हैं। और इतना तो आप जानते हैं कि क्या कारों में ऐसे
बम्पन होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। हाँ, क्योंकि टक्कर के क्यों होती है? क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव होते हैं। तो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। को झेलकर यात्रियों को अवशोषण की सुरक्षा करती है, इसलिए टक्कर ज़रूरी है। और पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाली उसकी समय अवधि क्या होगी? अगर पेंडुलम को चंद्रमा पे लिया जाए तो पेंडुलम की समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, गुरुत्व द्वारा रखा जाता है। पहिए में बाल बेरिंग का काम क्या होता है? पहिए में जो बाल बेरिंग का काम होता है वह क्या होता है? गतिज घर्षण का होता है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है, जो बाल बेरिंग होता है। सेकंड को लोलक की काल की अवधि कितना होता है? 2 सेकंड होता है। तो ये प्रैक्टिकल में आपने पढ़ा भी होगा लोलक। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होती? मरकरी के पृष्ठ अर्थात सतह के ऊपर रहेगी। और इतना तो जानते हैं कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उपलावन बल होता है? तो लकड़ी के भार से कम होता है। और एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? तो पारे का स्तर बढ़ने लगेगा। कौन सा संघटक अत्यंत क्षति कारक होगा? तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। ये सबसे जो है अत्यंत संघटक होता है, क्षतिकारक होता है, टक्कर के बाद जब दोनों कारों की गति शून्य हो। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो अभिकेंद्री बल द्वारा सुखाए जाते हैं। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अक्सर आप देखो खड़े में आवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि खड़े में क्या होगा? वेट जो होता है पूरा भार पैरों पे पड़ता है, और पैर हल्का टेढ़ा करके आप झूलते हैं तो आपका क्या है वो है दोलन, गति की आवृत्ति क्या होती? बढ़ जाती है। अक्सर आप झूलते हैं, अगर पैर पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के अगर आगे अब झूलते हैं तो गति बढ़ती है, आपने देखा भी होगा। उसका रीजन यही है। पानी का पश्च तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा? घट जाएगा। अगर पानी के पश्च अपमार्जक मिला लेंगे तो उसका क्या है? घट जाएगा। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? जब 2 पटरियां आपस में ऐसी बिछाई जाती हैं, उनमें एक बीच में थोड़ा सा एक गैप छोड़ा जाता है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है, रेखीय प्रसार के लिए छोड़ा। गर्मियों में अक्सर आप देखते होंगे प्रसार होता है, क्योंकि लोहा है तो चलते चलते धीरे धीरे आपस में फिर वो जुड़ जाता है, तो प्रसार के लिए ऐसे छोड़ा जाता है। और इतना तो जानते हो कि छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव ही होता है, जिससे छोटे छोटे जो है बुलबुले जो होते हैं वे गोल होते हैं, वो पृष्ठ तनाव का रीजन होता है। और ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि वेग समय ग्राफ का छाल किसके दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म से छेद का आकार बढ़ जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है, या 8.2 मिनट्स ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बाल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण अभिकेंद्री बल होता है। और ये जानते हैं आप सभी लोग कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो 2 तुल्यकाली उपग्रह जो जरूरी होते हैं। जब शुद्ध जल के डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगर शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? वह घट जाएगा, शुद्ध जल होगा तो। न्यूटन के पहले नियम को भी हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। द्रव चलित मशीनें के किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। कौन सा बल क्षयकारी होता है? घर्षण बल। आपका हाइड्रोलिक प्रेशर में किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री की आगे की ओर झुक जाती है, यह गति के जड़त्व का नियम, इसी के कारण झुक जाती है। वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है पृष्ठ तनाव। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक जो बार होता है 10⁵5 PA पास्कल के बराबर होता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब उसकी क्या होती है? तो जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाए तब उसका त्वरण बढ़ जाता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप हम बदलते हैं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल दे, इसलिए हम बदलते हैं। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। 500 टोटल हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जी हाँ, 500 प्रश्न जो आपके 10 नंबर पक्के करने वाले हैं।
जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान द्रव्यमान से पानी को विस्थापित कर देता है। किससे करता है? द्रव्यमान से पानी को विस्थापित कर देता है। या आप जानते हैं किसी पिंड को उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? वह आपके आवधिक गति कहलाती है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व घटना के कारण चढ़ता है। ये हमने पिछली क्लास में जब बताया भी था, जब हमने 100 क्वेश्चंस किया था। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो वह उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो भार और उत्प्रेक्ष बल कार्य करता है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती हैं वे कौन सी कहलाती हैं? उठने वाली जो लहरें होती हैं वे अनुप्रस्थ लहरें कहलाती हैं। इतना तो आप जानते होंगे।